वॉयेजर, इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन। दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट वाकई आइकॉनिक हैं। आइकॉनिक। इस प्रोब ने हमारे सोलर सिस्टम के आधे ग्रहों के सही मायने में खोजबीन की। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। पहले ये हमारे लिए लाइट के डॉट्स थे, अब ये असली दुनियाएं हैं। वॉयेजर मिशंस उतनी दूर तक गए जहां दूसरे प्रोब्स जा नहीं पाए थे। ये इंसानों के सबसे दूर तक भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इतनी दूर तक कोई नहीं जा सका है। ये इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है। ये जितनी दूर तक गया, इंसानों वाला स्पेसक्राफ्ट उतनी दूर तक पहले कभी नहीं गया। विज्ञान शो पेश करता है वॉयेजर्स अल्टीमेट मिशन। ये कहानी है स्टारशिप्स वॉयेजर 1 और 2 की, जिन्होंने अपना आखिरी दायरा पार कर लिया है और अब वो इंटरस्टेलर स्पेस में है। तकरीबन 10 साल पहले वॉयेजर 1 ने वो कामयाबी हासिल की जो कोई नहीं कर पाया था। वो सोलर सिस्टम से बाहर गया था। जब वॉयेजर गया, इंटरस्टेलर स्पेस में गया, तो हम इंसान इंटरस्टेलर स्पीशीज बन गए। धरती से करीब 22.53 अरब किलोमीटर दूर उनके रेडियो सिग्नल्स लाइट की स्पीड से चलते हैं और तब भी उन्हें हम तक पहुंचने में 21 घंटे लगते हैं। वॉयेजर हमसे इतनी दूर है कि जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो वो एक छोटे से डॉट की तरह दिखते हैं। धरती को देखने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत होगी। इनका 4 साल का मिशन बढ़ाकर 44 साल का कर दिया गया है और लगातार बढ़ाया जा रहा है। अपने सुदूर ठिकाने से वो अपनी खोजी अनजान नई दुनियाओं और नए साहसी साइंस को देख रहे हैं। बीस अगस्त 1977 वॉयेजर 2 के उड़ने के साथ ही मिशन शुरू हो चुका है। 2 हफ्ते बाद इसका जुड़वा वॉयेजर 1 भी चल पड़ा। ये छोटा और तेज रास्ता अपनाएगा। इनकी मंजिल है जुपिटर और इसके बाद सैटर्न। जब मिशन को लॉन्च पैड पर ले जाने का समय आता है तो हमें खुशी भी होती है और अपने स्पेस क्राफ्ट से बिछड़ने का गम भी होता है। ये आपके बच्चे की तरह बन जाते हैं और लॉन्च बच्चे की पैदाइश जैसा होता है। मैं वहाँ खड़ी उसे आसमान को चीरते देख रही थी और हम खुश थे, चिल्ला रहे थे और वॉयेजर सफर पर निकल गया। सितंबर 1977 प्लैनेट्स की तरफ बढ़ने से पहले वॉयेजर 1 ने एक इमेज ली और टेस्ट किया कि सब ठीक काम कर रहा है। वॉयेजर धरती से दूर उड़ा जा रहा था, तो हमने कैमरास ऑन किए ताकि धरती और चंद्रमा की तस्वीरें ली जा सके। ऐसा पहली बार था जब हम धरती और चंद्रमा को एक ही फ्रेम में देख पा रहे थे। वो कमाल था। वॉयेजर की ली गई वो पहली गजब की तस्वीर थी। पर वॉयेजर 1 रुका नहीं, उसे बहुत कुछ करना था। हालांकि इसका मकसद था गैस से बने 2 विशाल ग्रहों की खोजबीन, पर मिशन प्लानर्स ने इससे भी बड़ा सफर सोच रखा था। वो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को सोलर सिस्टम के ग्रैंड टूर पर भेजने वाले थे, सबसे बाहरी प्लैनेट्स यूरेनस और नेपट्यून की तरफ, जिन्हें कभी पहले एक्सप्लोर नहीं किया गया था। हर प्लैनेट पर जाने के लिए प्रोब्स को एक सख्त स्केड्यूल पर बने रहना था। हर ग्रह के सामने से तेजी से गुजरना पड़ता। जुपिटर पहुंचने के बाद उन्हें हर सेकंड का इस्तेमाल करते हुए उसकी और उसके मून्स की करीब से स्टडी करनी थी। ग्रहों के पास से गुजरने वाले स्पेस क्राफ्ट की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वहाँ पहुँचने में बहुत साल लग जाते हैं, पर हर प्लैनेट के सामने उन्हें वक्त बहुत कम मिलता है। जुपिटर का क्लोजअप डेटा सिर्फ 3 दिन में लिया गया था। फरवरी 1979 वॉयेजर 1 ने धरती की तस्वीरें भेजना शुरू किया। ये घबराहट भरा इंतजार था। ये इंटरनेट से पहले का जमाना था। वो जमाना जब वक्त डेटा किस तरह आता था, एक एक लाइन करके, एक एक पिक्सल करके। वो बहुत रोमांचक समय था। समझ नहीं आ रहा था कि सोना कब है। मैं तो अपना स्लीपिंग बैग ऑफिस लेकर आ गई थी ताकि मैं एक भी पिक्चर मिस ना कर सकूं। दोनों वॉयेजर्स ने एक अद्भुत
डायनामिक वर्ल्ड की तस्वीरें भेजी। साइंटिस्ट जुपिटर की एक के बाद एक तस्वीरें ले सके ताकि वो एक फ्लिप बुक की तरह उन्हें जमा करें और मोशन का एहसास कर सकें। ये बहुत ही हैरान भरा था। यहाँ हम जुपिटर के एटमॉस्फेयर में चीजों को मूव करते हुए देख रहे थे। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने मिलकर गैस जायंट जुपिटर की करीब 33,000 तस्वीरें ली। इनसे जुपिटर के बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल गई, खास तौर पर उसके सबसे बड़े मून्स के बारे में, गैनमेड, कैलिस्टो, यूरोपा और आयो। हमें उन पर तरह तरह के लैंडस्केप्स नजर आए और इन सब की अपनी अपनी खासियत थी, पर्सनैलिटी थी। जुपिटर के इतने सारे मून्स हैं, उसमें से आईओ ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया। हमें बहुत ही अनोखी तस्वीर मिली जिसमें हमें आईओ के डार्क लिम्ब पर एक चमक नजर आई। हमें लगा वो क्या हो सकता है। पहली नजर में तो लगा कि वो आर्क आयो के पीछे का एक और मून हो सकता है, पर उसकी ज्योमेट्री सही नहीं थी। वहाँ मून तो थे ही नहीं। तो पता चला कि असल में वो वॉल्केनिक प्ल्यूम्स हैं। उसके अंधेरी हिस्से पर जो चमक नजर आ रही थी वो दरअसल आईओ पर फटा हुआ एक ज्वालामुखी था। वॉयेजर 1 ने स्पेस में करीब 304 किलोमीटर तक उछलते राख और लावा को देखा। ये धरती पर फटने वाले ज्वालामुखी से 8 गुना ज्यादा ऊंचा था। ऐसा पहली बार था कि हमने धरती के पार सोलर सिस्टम में कहीं ज्वालामुखी का विस्फोट देखा था। इससे हमें ठीक से समझ में आया कि एक मून कैसा हो सकता है। पर एस्ट्रोनॉमर्स इसे देखकर चकरा गए। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार आईओ की ये तस्वीरें देखी तो उनके मन में ये सवाल आया कि आखिर ये छोटा सा मून अभी इतना गर्म कैसे है। पर हम जानते हैं कि ये एक विशाल ग्रह है और इस पर प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ज्वालामुखी सक्रिय है, पर इस पर प्राचीन हीट सिस्टम भी है। जब हम आयो जैसे छोटे मून को देखते हैं तो लगता है कि ये एकदम खामोश होना चाहिए, पर इसकी बजाय ये सोलर सिस्टम में वोल्केनिकली सबसे एक्टिव ऑब्जेक्ट निकला। आईओ के ज्वालामुखी को उसकी टाइडल हीटिंग से ताकत मिल रही है। जब ये जुपिटर और उसके पास से गुजरने वाले बाकी मून्स का चक्कर लगाता है तो उसकी ग्रेविटी की वजह से फैलता और सिकुड़ता है। इस कंप्रेशन और एक्सपेंशन से हीट पैदा होती है और आयो का अंदरूनी हिस्सा पिघल जाता है। इससे पहले किसी ग्रह में ये प्रोसेस देखी नहीं गई है और टाइडल हीटिंग से जुपिटर के एक और मून यूरोपा की समझ गहरी हुई। जब वॉयेजर यूरोपा के पास से गुजरा और उसकी तस्वीरें ली तो उसने सतह पर ये निशान देखे। उससे पता चला कि इसकी क्रस्ट पर तो बर्फ जमी है। जब हमने अतिरिक्त डेटा देखा तो ये एहसास हुआ कि उस पर समुद्र हो सकता है, कहीं इसकी सब सरफेस पर। सोलर सिस्टम पर कहीं और समुद्र मिलने की संभावना एक बड़ी कामयाबी थी। हम जीवन के जितने भी रूप देखते हैं उनके लिए लिक्विड वाटर सबसे जरूरी है। तो वहाँ लिक्विड वाटर है और वो इसके पथरीले रॉकी कोर से इंटरैक्ट कर रहा है, मिनरल्स बना रहा है। इस तरह पानी में जीवन के कुछ जरूरी तत्व घुल रहे हैं। ये ठीक कहना मुश्किल है कि यूरोपा पर जीवन है या नहीं, पर जहाँ पर हमें पानी मिलता है वो जगह जीवन की खोज के लिए बढ़िया है। वॉयेजर्स को जुपिटर पर 3 नए मून और एक रिंग सिस्टम मिला जो धरती से नजर नहीं आता। इसके अलावा जुपिटर ने हमें कुछ बातों को लेकर हैरत में डाल दिया। प्रोब्स ने इस गैस जायंट की सबसे बड़ी खासियत की जांच की, इसका लाल धब्बा यानी रेड स्पॉट। जुपिटर का लाल धब्बा एक ऐसी खासियत है जो इसके एटमॉस्फेयर में तब से रही है जब से हम इसकी तरफ देख रहे हैं। पता चला है कि ये एक तूफान है जो सदियों से चला आ रहा है। वॉयेजर्स ने बताया कि ये गैसों का एक तूफान है जो घड़ी की उल्टी दिशा में तेज हवा के 2 पट्टियों के बीच घूम रहा है। रेड स्पॉट एक ही जगह पर बना हुआ है क्योंकि एटमॉस्फेयर के 2 बैंड के बीच फंसा हुआ है। जैसे एक वर्लपूल, एक एडी और 2 धाराएं एक दूसरे के पास पास मूव कर रही हैं। इन्हीं की वजह से इतनी सदियों तक इसकी स्टेबिलिटी कायम रही है। पर वॉयेजर के लिए क्लोजअप तस्वीरों में हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा पेचीदा ढांचा नजर आया।
पता चला कि वो जो विशाल रेड स्पॉट है वो एक अकेला बवंडर नहीं है, ये उससे भी कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये एक ऐसा तूफान हो सकता है जो धरती से भी बड़ा हो। वॉयेजर ने करीब से उसकी तस्वीरें ली और उसने देखा कि उसके अंदर कई छोटे भंवर घूम रहे थे। ये छोटे छोटे भंवर या घुमाव धरती से किसी भी हरिकेन से 10 गुना ज्यादा बड़े थे, पर वॉयेजर्स ये पता नहीं लगा पाए कि उस जगह पर वो क्या असर डाल रहे हैं। इस रहस्य को नई पीढ़ी का कोई स्पेस प्रोब ही सुलझा पाएगा। वॉयेजर के वहां से गुजरने के बाद कई सवाल उठे, क्योंकि जुपिटर धरती से ज्यादा दूर है, इसलिए जवाब पाने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा। वॉयेजर के जुपिटर के पास से उड़ने के 37 साल बाद जूनो प्रोब जुपिटर पर पहुंचा। जूनो स्पेसक्राफ्ट में एक माइक्रोवेव रेडियोमीटर है। ये इंस्ट्रूमेंट जुपिटर की गहराई से आ रहे माइक्रोवेव रेडिएशन को पहचान सकता है। इससे हम गहराई में उसके कंपोजिशन और वहां उसके टेम्परेचर के बारे में पता लगा सकते हैं। जूनो को रेड स्पॉट सतह से कम 350 किलोमीटर नीचे फैला नजर आया और 2021 में एक टीम ने जूनो के डेटा और हबल और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के डेटा के सहारे आखिरकार पता लगा ही लिया कि इस भीमकाय तूफान को ताकत कहां से मिल रही है। वहाँ जो छोटे तूफान हैं वो बहुत तेजी से घूम रहे हैं, उनसे ग्रेट रेड स्पॉट को ताकत मिलती है और वो घूमता जाता है, उसे स्पिनिंग एनर्जी मिलती है जो कि बहुत जरूरी है। वॉयेजर प्रोब्स अपनी अगली मंजिल के लिए तैयार हैं और वो है सैटर्न। पर वहां पहुंचने के लिए उन्हें पहले तो जुपिटर के बहुत ही करीब से उड़ने का खतरा उठाना होगा। वॉयेजर प्रोब्स के सोलर सिस्टम के ग्रैंड टूर की अगली मंजिल है सैटर्न। पर ये रिंग्ड प्लैनेट जुपिटर से करीब 72 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए वॉयेजर्स को एक ऐसा कारनामा करना होगा जिसे ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट कहते हैं, जिससे ये एक प्लैनेट से दूसरे पर उछल जाएगा। हमने जुपिटर की विशाल ग्रेविटी को स्पेसक्राफ्ट को कब्जे में लेने दिया और उसे जुपिटर की तरफ एक्सेलरेट करने दिया, पर हमने इसे एकदम सही एंगल पर किया ताकि हम उसके पास से घूमें और दूसरे प्लैनेट की तरफ दूर चले जाएं। जुपिटर खुद सूरज की तरफ तेजी से जा रहा है। बहुत ही फास्ट वेलोसिटी के साथ जुपिटर से दूर जाते वक्त आपके पास थोड़ी वेलोसिटी रह जाती है। अगर ये कोशिश कामयाब रही तो स्लिंग शॉट से वॉयेजर्स के सफर के कई साल कवर हो जाएंगे। अगर गड़बड़ी हुई तो खेल खत्म हो जाएगा। ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। आपके कैलकुलेशन एकदम सही होने चाहिए, आपकी प्लानिंग शानदार हो और टाइमिंग परफेक्ट। मिशन कंट्रोलर्स ने तीनों को हासिल कर लिया और ये कारनामा मुमकिन हो गया। वॉयेजर 1 और 2 की स्पीड करीब 36,000 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ गई और सैटर्न की तरफ बढ़ चले। 1980 एकदम सही स्केड्यूल पर वॉयेजर 1 रिंग्ड प्लैनेट पर पहुंचा। इसके सेंसर्स ने सैटर्न के एटमॉस्फेयर की जांच की और पता लगाया कि इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है। सैटर्न का मास धरती से करीब 100 गुना ज्यादा है, पर इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जब हम इसकी डेंसिटी को देखते हैं तो पाते हैं कि ये पानी से भी कम डेंस है। एस्ट्रोनॉमी में एक पुराना जोक चलता है कि अगर आप सैटर्न को एक बाथटब में डाल दें तो वो तैरेगा, पर एक रिंग छोड़ जाएगा। पर सबसे अहम खोज वॉयेजर की करीबी उड़ान के 9 साल बाद डेटा के जरिए हो सकी। नॉर्थ पोल पर बादलों का अजीब सा जमावड़ा। नॉर्थ पोल पर एक विशाल हेक्सागोन जिसके साइड 14,400 किलोमीटर लंबे हैं और 28,800 किलोमीटर चौड़े हैं। वाकई ये बहुत ही अजीब सा है। हम सोलर सिस्टम में बहुत ही स्टेबल ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में नहीं सोचते, जैसे कि हेक्सागन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। धरती पर भी हेक्सागन के शेप वाले बादल नहीं होते। पर धरती के साइज से 2 गुना हेक्सागन आखिर बना कैसे होगा? वॉयेजर ने हेक्सागन को तो खोज लिया था, पर हमारे पास इसे ठीक से समझ पाने की जानकारी नहीं थी। वॉयेजर के 24 साल बाद एक और प्रोब सैटर्न पर पहुंची। ये थी कसीनी। कसीनी मिशन और वॉयेजर मिशन के बीच बड़ा फर्क ये था कि कसीनी पर ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट लगे थे और वो एक ऑर्बिटर था। उसने 13 साल तक सैटर्न का चक्कर लगाया। वॉयेजर मिशन तो बस उसके पास से गुजरा था। कसीनी ने इसके पोल को इतने सालों तक देखा
और इसके हेक्सागोन की हजारों तस्वीरें भी ली। कसीनी मिशन की खासियत ये थी कि इसने वॉयेजर के कई साल बाद हमें दिखाया कि हेक्सागोन दिखता कैसा है। हालांकि इसे यह बात समझ नहीं आ सकी कि ये वहाँ क्यों है, पर इससे साइंटिस्ट को पता लगाने लायक जानकारी तो मिली। आखिरकार सन 2020 में एक टीम ने ये गुत्थी सुलझा ही ली। सैटर्न के नॉर्थ पोल पर बहुत सारे साइक्लोन्स ने एक विशाल जेट स्ट्रीम को घेर रखा है। जहां दो वेदर सिस्टम्स मिलते हैं वहां एक हेक्सागन क्लाउड बनता है। ऐसा कभी धरती पर नहीं होता। धरती के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ एक साथ बहुत कुछ है, जैसे कि समंदर, पहाड़, इससे एटमॉस्फेयर पर असर पड़ता है। सैटर्न पर ये सब नहीं है, इसलिए वहाँ हवा का बहाव स्टेबल रहता है, जबकि धरती पर ये मुमकिन ही नहीं है। इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा। इसके बाद वॉयेजर्स ने अपनी निगाहें सैटर्न रिंग्स पर टिकाई। इन इमेजेस ने सब बदल कर रख दिया। मेरी अंडर ग्रेजुएट प्लानिटरी एस्ट्रोनॉमी क्लास में मेरा एक साथी कंप्यूटर में माहिर था। उसने नासा फीड को किसी तरह से हैक कर लिया था। हम सब उसके कमरे में जमा हो गए थे। सारे प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, हम सब सैटर्न फ्लाई बाय से भेजी गई इमेजेस देख रहे थे। हमें लगता था कि सैटर्न के पास कुछ गिनी चुनी चौड़ी सी सपाट रिंग्स हैं। वॉयेजर्स के इमेजेस से हजारों अलग अलग रिंग्स का पता चला जो इस प्लैनेट का चक्कर लगा रही हैं। पर इससे भी बड़ा एक सरप्राइज था, एक नामुमकिन रिंग। जब सैटर्न के एफ रिंग के करीब से ली गई तस्वीर स्क्रीन पर आई तो वहां हमें एक रिंग नहीं दिखी, वहां तो बहुत सारी रिंग्स थी जो आपस में गुथी हुई थी। और मेरे प्रोफेसर इरविन शेपेरो ने, जो एक मशहूर प्लानिटरी एस्ट्रोनॉमर प्रोफेसर भी थे, कहा यह नामुमकिन है। साइंटिस्ट ने इन इमेजेस की गहरी स्टडी की ताकि पता लगे कि ये अजीब सा ढांचा क्यों बन रहा है। तब तक हमें रिंग्स के बारे में यही पता था कि वो छोटी छोटी पार्टिकल्स का कलेक्शन है और वो एक ही ऑर्बिट में घूम रही है। आप समझ सकते हैं कि हम यही मानते थे कि ये हाईवे के ट्रैफिक जैसा है जो एक ही दिशा में जा रहा है। पैरेलल लेन्स हैं, सब अपनी अपनी लेन्स में हैं। हमने ये नहीं सोचा था कि इस तरह के डायनेमिक इंटरेक्शंस भी वहाँ चल रहे होंगे। इसके बाद साइंटिस्ट को इंटरैक्शंस के बारे में दो सुराग मिले। वहाँ दो सैटेलाइट मिले जो एफ रिंग के अंदर और बाहर ऑर्बिट कर रहे थे। ये थे प्रोमेथियस एंड पेंडोरा। इससे ये समझ में आया कि मून्स और रिंग्स लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं, पर कैसे ये हमें नहीं पता। वॉयेजर्स के मून्स को खोजने से भी ब्रेडेड एफ रिंग का रहस्य नहीं सुलझ सका, पर इससे 25 साल बाद कसीनी प्रोब को पता था कि खोजबीन कहां करनी है। कसीनी ने इन नन्हे मून्स को सैटर्न का चक्कर लगाते हुए एक दूसरे से लूप और ट्विस्ट करते देखा। जब दो छोटे छोटे मून रिंग्स के साथ को ऑर्बिटिंग करते हैं तो एक उलझा हुआ ग्रेविटेशनल डांस होता है, क्योंकि इनर मून पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ाना चाहता है जबकि बाहरी मून उन्हें स्लो करना चाहता है। और इस दिलचस्प ग्रेविटेशनल डांस से ही रिंग का वो सकरा स्ट्रक्चर बना रह पाता है जो हमें नजर आता है। दोनों तरफ जब ये मून्स दिखे तो ऐसे लगा कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो रिंग को अपनी जगह पर बरकरार रखे हुए हैं। सैटर्न के कई मून्स और कॉम्प्लिकेटेड रिंग्स मिनी सोलर सिस्टम की तरह हैं। अब दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट दो अलग अलग मिशन पर जाने के लिए अलग रास्तों पर चल पड़े। वॉयेजर 1 चल पड़ा सोलर सिस्टम के सिरे पर खोजबीन करने के लिए, जबकि वॉयेजर 2 चल पड़ा सैटर्न की छाया की बर्फीली सर्दी की तरफ। अगले 2 घंटों तक जायंट प्लैनेट ने स्पेस प्रोब से सारे कांटेक्ट को ब्लॉक कर दिया था। टेंशन भरे इंतजार के बाद वॉयेजर 2 नजर आया, पर स्पेसक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी लग रही थी। एक के बाद एक काले आसमान की तस्वीरें आती थीं और हमें लगा कि शायद इसके कैमरास खराब हो गए हैं या इसके स्कैन प्लेटफॉर्म में कोई खराबी आ गई है। स्कैन प्लेटफॉर्म यानी वो बहुत अहम घूमने वाला जॉइंट जो प्रोब के इंस्ट्रूमेंट्स को घुमाता है, खराब हो गया था। पर साइंटिस्ट धरती से 3.21 अरब किलोमीटर दूर मौजूद प्रोब को सुधारेंगे कैसे?
स्कैन प्लेटफॉर्म आपकी गर्दन और आपके सिर जैसा होता है। अगर कैमरा आपकी आंख है और किसी चीज को देखने के लिए आप मुड़ते हैं तो आप अपना सिर घुमाएंगे और गर्दन को भी घुमाना पड़ेगा। जब वॉयेजर 2 सैटर्न के पास से गुजरा तो वो रिंग्स में से 46,400 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से गुजरा। हो सकता है कि बल्ब से टकराने से प्लेटफॉर्म टूट गया हो या इस कोशिश में प्रोब को झटका लगा हो। हम बहुत ही बड़े सपने लेकर गए थे कि मून्स और रिंग्स और सैटर्न सब दिखेगा, और जोश जोश में स्कैन प्लेटफॉर्म के बेयरिंग्स का ल्यूब्रिकेंट अचानक बाहर निकल गया और वो अटक गया। स्कैन प्लेटफॉर्म की ये खराबी पूरे मिशन को नाकाम कर सकती थी। हम डर गए थे कि कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आगे यूरेनस और नेपट्यून है और वॉयेजर 2 भी है। हम स्कैन प्लेटफॉर्म को ठीक करना चाहते थे। इसे ठीक करने के लिए इंजीनियर ने स्पेस फिजियोथेरेपी से काम लिया। हमने धरती से उसे कमांड किया कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाए। ऐसा तब तक चला जब तक कि सैटर्न से दूर जाने की वो खूबसूरत तस्वीरें नहीं आने लगी जो आप देखते हैं। वॉयेजर एक बार फिर चल पड़ा था, इसलिए नासा ने मिशन के अगले स्टेज का फंड भी जारी कर दिया। मैं नासा की शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें इस ग्राउंड टूर को पूरा करने की इजाजत दी। इस बात से बड़ी राहत मिली कि हमारी स्पेसक्राफ्ट एकदम सही सलामत है, वॉयेजर 2, और अब वो यूरेनस और नेपट्यून तक जा सकता है। 1986 में सैटर्न से मिली स्लिंगशॉट ने वॉयेजर 2 को बूस्ट कर दिया और ये पहुंच गया यूरेनस के पास। स्पेस में 9 साल बिताने के बाद अब प्रोब एक अनजाने इलाके में पहुंच गया था। वॉयेजर के जाने से पहले यूरेनस के बारे में कुछ भी पता करना बड़ा ही मुश्किल था। हमें बस उसका रंग पता था, पर धरती से हमें इसकी बनावट के बारे में ज्यादा पता नहीं चला। यहाँ से वो एक हरे रंग का गोला दिखता था। हमें कुछ बातें ही पता थी, जैसे कि यूरेनस में रिंग्स हैं और वो साइड में झुका हुआ है। बाकी सारे प्लैनेट्स के उलट, जिनकी स्पिन एक्सिस उनके ऑर्बिटल प्लेन से ज्यादातर परपेंडिकुलर या खड़ी होती हैं, यूरेनस साइड पर झुका हुआ है। ये कभी कभी सूरज का चक्कर एक बैरल की तरह लगाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सूरज इसके इक्वेटर पर चमकता है। ये बहुत ही अजीब बात है। करीबी उड़ान सिर्फ 5.5 घंटे की ही थी, जिसमें वॉयेजर 2 ने 11 नए मून्स खोजे और 2 भूतिया रिंग्स को यूरेनस का चक्कर लगाते हुए देखा। पर वॉयेजर 2 की सबसे अजीब खोज थी इस प्लैनेट की डरावनी मैग्नेटिक फील्ड। वॉयेजर में एक मैग्नेटिक बूम लगा था, जिससे किसी प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाया जा सकता है, और ये बात हमें बहुत दिलचस्प लगी। पता लगा कि यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड की ताकत और डायरेक्शंस किसी दूसरे प्लैनेट की तरह नहीं है। धरती की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो कैसा बर्ताव करेगी ये उलझती हुई बात है। पर आप ये कल्पना कर सकते हैं कि धरती के भीतर एक विशाल बार मैग्नेट लगा हुआ है। इसमें एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और एक साउथ मैग्नेटिक पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनके चारों तरफ हैं। धरती पर ये बार मैग्नेट उसकी स्पिन एक्सिस के करीब और सीध में है। वॉयेजर प्रोब्स ने ऐसा ही सैटर्न और जुपिटर में भी देखा, पर यूरेनस का मैग्नेटोस्फीयर एकदम अलग निकला। मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ और साउथ एक्सिस यूरेनस की स्पिन एक्सिस से तकरीबन 60 डिग्री झुकी है। ये बहुत ही अजीब बात है। अगर आप धरती की मैग्नेटिक फील्ड को यूरेनस जैसा बनाने की कल्पना करते हैं, तो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल डाउन मियामी के आसपास कहीं होना चाहिए, यानी वो लेफ्ट के बहुत दूर चला जाएगा। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ टिल्टेड ही नहीं है, वो ऑफ सेंटर भी है। आपको लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का एक सेंटर प्लैनेट का भी सेंटर होगा, पर वो उससे करीब 8000 किलोमीटर दूर है, जो बहुत ज्यादा है। हमें लगता है कि वो यूरेनस के मेंटल से जनरेट होता होगा, जहाँ पिघला हुआ पानी है, ना कि पिघला हुआ आयरन। जबरदस्त हीट और प्रेशर पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं और उन्हें पिघले हुए क्रिस्टल स्ट्रक्चर की तरह जमा कर देते हैं। इस अजीब सी स्टेट को सुपर आयोनिक आइस कहते हैं। जब हम आइस की बात करते हैं, जैसे कि जॉइंट प्लैनेट के अंदर सुपर आयोनिक आइस, तो वहाँ आइस क्यूब्स नहीं होते। पानी कई रूपों में मौजूद होता है और इनमें से कुछ रूप तो बहुत ही अजीब हैं। प्लैनेट की बाहरी परत पर आधे लिक्विड और आधे सॉलिड वाला आइस घूम रहा है। क्योंकि आइस इलेक्ट्रिसिटी को भी जाने देती है, इसलिए इससे यूरेनस के चारों तरफ ऑफसेट मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। वॉयेजर 2 ने एक भीमकाय मैग्नेटिक ग्लिच का भी पता लगाया, पर वो डेटा में छुपा रह गया और सन 2020 में साइंटिस्ट ने इसे खोज निकाला। उन्हें वहाँ एक गड़बड़ी दिखी।
मैग्नेटिक फील्ड वहाँ बहुत मजबूत हो रही थी और वो यूरेनस के पीछे करीब 1,60,000 किलोमीटर पीछे थी। इसकी जो भी वजह हो, ये बहुत बड़ी बात थी। ये एक विशाल मैग्नेटिक बबल था जो करीब 4 लाख किलोमीटर चौड़ा था और स्पेस में तैर रहा था। इस तरह के मैग्नेटिक बबल को प्लेज्मोइड कहते हैं और ये तब बनता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पिंच कर लिया जाता है और वो एक बंद शेल बना लेती है। इसका मतलब ये है कि यूरेनस की चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड डायनेमिक है, वो फ्रैक्चर हो सकती है और सोलर विंड से बहुत रोचक तरीके से इंटरेक्ट कर सकती है। इसमें यूरेनस का थोड़ा एटमॉस्फेयर भी शामिल हो सकता है। इसका मतलब ये स्पेस में गैस लीक कर रहा है, यूरेनस गैस छोड़ रहा है। इस अनजान दुनिया को समझने के लिए यूरेनस पर एक अनजान मिशन भेजना होगा। फिलहाल तो वॉयेजर 2 इकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो वहां तक पहुंचा है और प्रोब को इसके बाद जो दिखा वो वॉयेजर की सबसे बड़ी खोज बन गया। (1989) वॉयेजर 2 ने आखिरी करीबी उड़ान भरी। बाहरी सोलर सिस्टम के प्लैनेट देखने को इसके दूर की आखिरी मंजिल है नेपट्यून। नीली बर्फ वाले इस विशाल ग्रह को करीब से देखने का ये दुर्लभ मौका है। ज़मीनी टेलीस्कोप से हमें ये संकेत मिला था कि इसके एटमॉस्फेयर में कुछ हलचल हो रही है, पर ये कैसी हलचल है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ हमें क्या नजर आएगा। वॉयेजर 2 को 4 नए रिंग्स और 6 और मून्स दिखे। उसने नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन की पहचान की। उसने सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाओं को भी रिकॉर्ड किया जो व्हाइट क्लाउड्स के इस प्लैनेट पर करीब 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ा रही थी और इसके सेंटर में था एक विशाल काला तूफान। वहाँ एक काला स्पॉट था, नेपच्यून के डिस्क पर एक विशाल काला स्पॉट। जमीन से हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। ये क्या है? हमने इसे ग्रेट डार्क स्पॉट इसलिए कहा क्योंकि उस वक्त यही हमारी समझ में आया। 5 साल बाद जब एस्ट्रोनॉमर्स ने हबल स्पेस टेलीस्कोप से ग्रेट डार्क स्पॉट को देखा तो वो हैरत में पड़ गए। मैं सोच रही थी कि वो वक्त के साथ कैसे बदला होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, और मुझे याद है कि मेरे पास हबल से पहली इमेज आई तो उनमें ग्रेट डार्क स्पॉट था ही नहीं, वो गायब था, वो नजर ही नहीं आया। और मुझे लगा अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन है? जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट भी तो सैकड़ों सालों तक कायम रहा है, इसे तो 5 साल ही हुए और ये विशाल ढांचा कहाँ गायब हो गया अचानक से? वॉयेजर 2 के बाद से हमने नेपट्यून की सतह पर अलग अलग डार्क स्पॉट्स देखे हैं। ये सभी कुछ सालों बाद गायब हो गए हैं। सवाल ये है कि ये क्या है और कैसे बन रहा है? ये कैसी गुत्थियां हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं? नेपट्यून सिस्टम से आगे बढ़ने के पहले वॉयेजर 2 ने अपने कैमरे नेपट्यून के सबसे बड़े मून ट्राइटॉन की तरफ घुमाए। ये वॉयेजर के आखिरी करिश्मे की तरह था, वो आखिरी चीज जो उसने हमें दिखाई, और वो कमाल की थी। वॉयेजर 2 के इंस्ट्रूमेंट्स ने एक बर्फीली दुनिया दिखाई। 0 से 235 डिग्री सेल्सियस नीचे ट्राइटॉन सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ऑब्जेक्ट था। ये एक बहुत ही चकरा देने वाली दुनिया है। हमें उसकी सतह पर काली धारियां नजर आई और हमें ये पता चला कि वो सतह के ऊपर चिपकी हुई हैं। हमें एक एक्टिव क्रायो वोल्केनो जेटिंग दिख रही थी। ब्लैक मटेरियल का एक जेट ट्राइटन की सतह से करीब 13 किलोमीटर ऊपर, और इसके बाद ट्राइटन का एटमॉस्फेयर बादल के एक विशाल पैटर्न में मुड़ रहा था। पहली बार धरती के अलावा किसी प्लेनेट पर गाइजर जैसी एक्टिविटी दिखी थी। वो एक भयानक हलचल थी। सवाल ये था कि एक मून जो क्रायोजेनिकली ये ठोस जमा हुआ है, उस पर ये सब कैसे हो सकता है? इसे आखिर एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ये हमारी समझ से बाहर है। सन 2019 में आखिरकार साइंटिस्ट ने उन पट्टियों पर फ्रोजन नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को पहचान लिया। अब हमें अंदाजा है कि वहाँ क्या हो रहा है। मून की सतह पर कुछ काले जमाव हैं जिन पर धूप चमक रही है, और जरा सा टेम्परेचर बदलता है तो ये जो नाइट्रोजन है
वो सतह से आजाद हो जाती हैं। सोलर सिस्टम के अपने ग्रैंड टूर में वॉयेजर प्रोब्स ने कई हैरत में डालने वाली खोजें की। आयो पर ज्वालामुखी और ट्राइटन पर गाइजर और सैटर्न की रिंग्स पर कुछ बनावट जैसा नजर आना। हमने कभी भी ये सोचा नहीं था कि ये इतना दिलचस्प होगा, इतना जिंदा और हैरत में डालने वाला होगा। वॉयेजर 2 प्लैनेट्स को छोड़कर आगे निकल रहा है और इसका ट्विन वॉयेजर 1 अब सोलर सिस्टम के किनारे पर पहुंच गया है। पर इससे पहले वो सोलर सिस्टम की एक आखिरी तस्वीर ले रहा है, मानो कोई फैमिली पोर्ट्रेट हो। फैमिली पोर्ट्रेट लेने का ये आइडिया कार्ल सेगन का था और ये आइडिया बहुत शानदार था और भले ही इसका वैज्ञानिक महत्व कम था, पर ये एक खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत। ये तस्वीर किसी नई खोज के लिए नहीं ली गई थी, पर एक नए नजरिए से सब कुछ देखना था। ये जो फैमिली पोर्ट्रेट है, इसमें कुल 60 तस्वीरें हैं जिन्हें एक मोज़ेक की तरह जोड़ दिया गया है। इसमें आपको सूरज और 6 प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। इन इमेजेस की स्टडी करने के दौरान हमें सूरज की एक किरण से बीच धरती नजर आई, हल्का सा नीला रंग का डॉट जिसमें हम सब समाये हुए हैं। तो हमें ये एहसास हुआ कि धरती कितनी नन्ही सी है और बहुत ही खास भी है। ये मेरे देखे अब तक के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक था। फरवरी 1990 कैमरास आखिरी बार बंद हो गए, पर मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वॉयेजर प्रोब सोलर सिस्टम के किनारे पर पहुंचने वाले थे। ये वो इलाका है जहां एक भी स्पेसक्राफ्ट अब तक नहीं पहुंच पाया था। सूरज से बहुत दूर सोलर सिस्टम के किनारे पर है एक विशाल दायरा जहां इंसान का बनाया कोई ऑब्जेक्ट नहीं पहुंच सका था वॉयेजर से पहले। ये बिल्कुल उन शुरुआती एक्सप्लोरर्स की तरह था जो धरती से परे गए थे। उनके चारों तरफ बस अंधेरे का एक अनंत समुद्र था। वो एकदम अकेले थे। ये ऐसा था कि कोई बोट किसी खाड़ी में खुले समुद्र में जाने जैसा था। ये इलाका एकदम ही अलग था। वॉयेजर प्रोब्स सोलर सिस्टम की शांति से दूर गैलेक्सी की तूफानी इलाके में जा रहे थे। वो हीलियोस्फीयर से बाहर जा रहे थे, जो पूरे सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक सुरक्षा बबल है। अब वो एक कॉम्बैट जोन में जा रहे थे, जहां सूरज और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच एक कॉस्मिक लड़ाई चल रही है। हीलियोस्फीयर के अंदर सूरज के पार्टिकल्स की लहरें मौजूद होती हैं। इन्हें सोलर विंड कहते हैं। ये बाहर की तरफ ढकेलती है। बाहर मौजूद गैसों और पार्टिकल्स का समुद्र इसे अंदर ढकेलता है। सोलर विंड सूरज से बाहर की तरफ फैल रही है और ये तारों के बीच के पतले मटेरियल को धकेल रही है, जिसे इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। सूरज के चारों तरफ जो बबल है, उस पर यह सूरज का आखिरी असर है। एक बार जब आपने इसे पार किया तो आप पहुंच जाते हैं इंटरस्टेलर स्पेस में। हीलियोस्फीयर की सीमा हमें गैलेक्सी के सबसे खतरनाक हथियार से बचाती है। ये है एनर्जी पार्टिकल्स या कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज छोटी छोटी बुलेट्स की तरह है और ये तकरीबन लाइट की स्पीड से चलती हैं। दिसंबर 2004 वॉयेजर 1 को अचानक सोलर विंड में कमी होती दिखी। ये इस बात का सबूत था कि स्पेस प्रोब लड़ाई के मैदान के ठीक बीचों बीच पहुंच रहा है। ये वो इलाका है जिसे टर्मिनेशन शॉक के नाम से जाना जाता है। टर्मिनेशन शॉक वो इलाका है जहां सोलर विंड को विरोध का सामना करना पड़ता है। उसका सामना किसी ऐसी चीज से होता है जो उसकी रफ्तार को कम कर देती है। वॉयेजर 1 ने दोनों विरोधी ताकतों के धब्बियों का सामना किया, कॉस्मिक रेज के थपेड़े और उसके बाद सोलर विंड की लहरें। वॉयेजर में लगे इंस्ट्रूमेंट्स अचानक सन स्पेस से गैलेक्सी स्पेस के लिए खुद को बदल नहीं सकते थे और वो कई बार अंदर बाहर हुए क्योंकि वो उस इलाके में मौजूद पार्टिकल्स की एनर्जी को नाप रहे थे। इससे पता चला कि हीलियोस्फीयर का किनारा लड़ाई का कोई अकेला मैदान नहीं है, बल्कि एक उलझा हुआ इलाका है जहां कई छोटी छोटी लड़ाइयां जारी हैं। भीमकाय मैग्नेटिक बबल्स का एक समुद्र जिसे सूरज की मैग्नेटिक फील्ड ने रचा है।
सूरज की मैग्नेटिक फील्ड सूरज के साथ घूमती चली जाती है और ये दूरी बहुत है, सूरज से अरबों किलोमीटर दूर। यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार्टिकल्स के जरिए घसीट ली जाती है। इन पर तरह तरह के असर पड़ते हैं और ये उलझती और सुलझती चली जाती है। इससे बबल्स बनते हैं और इनमें से कुछ बबल्स तो सैकड़ों मिलियन किलोमीटर चौड़े होते हैं। ये मैग्नेटिक बबल बाउंड्री एकदम सख्त नहीं है, इसके अंदर कुछ कॉस्मिक रेज घुस जाती है। ये हीलियोस्फीयर इतना झाग जैसा है जैसा हमने सोचा भी नहीं था। इसमें खाली जगह हैं जहां से भयानक कॉस्मिक रेज अंदरूनी सोलर सिस्टम में घुसपैठ कर लेती हैं। ये फोमी बचाव रेखा 90% कॉस्मिक रेज को रोक लेती है, पर 10% इसके पार निकल जाती है। जब वॉयेजर 1 लड़ाई के इस मैदान से गुजरा तो उसे 16 पार्टिकल्स लगातार कम से कम मिलते चले गए। आखिरकार इंटरस्टेलर स्पेस में उसे बस कॉस्मिक रेज ही मिली। 2012 में प्रोब इंसान का भेजा पहला ऑब्जेक्ट बन गया जो सोलर सिस्टम के पार गया। सन 2018 में वॉयेजर 2 भी वहां पहुंचा। पहली सैटेलाइट धरती के एटमॉस्फेयर के पार गई थी, वो भी पूरे 50 साल पहले। और अब दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के पार खोजबीन की है, हमारे सोलर सिस्टम के पार गैलेक्सी के दूर वाले हिस्से में जाकर। वॉयेजर्स ने आखिरी सीमा पार की और अब वो तारों के बीच के समुद्र में जा पहुंचे हैं। यहाँ उन्हें अपनी पहली खोज दिखाई नहीं दी, बल्कि सुनाई दी। स्पेस में आपका चिल्लाना किसी को सुनाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ साउंड्स वेव नहीं चल सकती। वहाँ पर प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉन्स की वेव जरूर चलती हैं। जब वॉयेजर यहाँ से पार हुआ तो हमें प्लाज्मा डेंसिटी में हुआ बदलाव साउंड वेव्स के रूप में सुनाई पड़ा। ये इंटरस्टेलर स्पेस का साउंड है। अगर मैं एक कवि की तरह सोचूं तो कह सकता हूँ कि ये गैलेक्सी के गाने की आवाज है। वो वॉयेजर का इंटरस्टेलर स्पेस में स्वागत कर रही है। इनमें से कुछ आवाजें तो बहुत दूर के सुपरनोवा से भी आ रही होंगी। इस बारे में सोचिए, सैकड़ों लाइट ईयर दूर कोई सितारा मर रहा है और उसकी गूंज यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। स्पेस के साउंड्स हमें गैलेक्सी के हमारे वाले हिस्से के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। वॉयेजर इंटरस्टेलर मीडियम में से गुजर सकता है, तो हम इन साउंड्स के जरिए वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट का मैप तैयार कर सकते हैं। सन 2017 से हम इनकी मैपिंग कर रहे हैं कि कैसे ये साउंड्स कभी ऊंचा होता है तो कभी धीमा होता है, कभी तेज तो कभी मध्यम पड़ जाता है। इंटरस्टेलर मीडियम एक जैसा नहीं है। वॉयेजर 1 और 2 5 साल टिके रहने के लिए बने थे। आज वो 40 साल से कायम है। इसका एक आखिरी मिशन अब बाकी है। शायद ये सबसे महत्वपूर्ण मिशन है, ताकि गैलेक्सी को पता चल जाए कि धरती पर हम मौजूद हैं। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अब सोलर सिस्टम के पार निकल गया है। हमारा सूरज यहाँ के कई तारों में सबसे चमकीला है। ये प्रोब्स यहाँ कितने लंबे समय तक टिक सकते हैं? इस मिशन की एक सीमा बन गई और वो थी पावर। हर साल दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में 4 वॉट पावर लगातार कम होता चला जा रहा था। वहाँ पर कोई सर्विस स्टेशन नहीं था। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसे सुधारने का तरीका नहीं है। पर सबसे खुशी और कमाल की बात यह है कि वो क्रायोजेनिक कोल्ड में भी अभी भी कायम है और चल रहा है। वो अब भी जिंदा है। 5 सालों में इनकी पावर इतनी कम हो जाएगी कि ये धरती पर सिग्नल नहीं भेज पाएंगे। आखिरी संदेश भेजने के बाद वॉयेजर्स हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। वॉयेजर मिशन का ये हिस्सा जो इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद है, वो काफी देर तक रहने वाला है। ये एक तरह से हमारा संदेश बनकर रह जाएगा, ह्यूमैनिटी की एक निशानी। भले ही धरती पर हम ना रहें, पर ये बचे रहेंगे। ये दोनों प्रोब्स अरबों सालों तक बने रहेंगे और शायद ये गैलेक्सी की सबसे बड़ी घटना के गवाह भी बनेंगे। 5 अरब साल बाद ये घटना होगी जब हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से जाकर टकराएगी। गैलेक्सीज इस स्पेसक्राफ्ट के आसपास उड़ती हुई दिखेंगी। जरा सोचिए कि जब ऐसा होगा तो वो कितना शानदार नजारा होगा। इस बात के चांस कम है कि कॉस्मिक कोलिजन के दौरान वॉयेजर से कोई चीज आकर टकराए, पर मुमकिन है कि उन्हें नई गैलेक्सी के बाहर उछाल दिया जाए। इस प्रोसेस में स्टार्स भी
गैलेक्टिक स्पेस में फेंक दिए जाएंगे और हो सकता है कि उनमें से कोई किसी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के आसपास से भी गुजर जाए। तो ये अब इंटरस्टेलर वॉयेजर नहीं रहेंगे, बल्कि अब ये इंटरगैलेक्टिक वॉयेजर्स बन जाएंगे। हो सकता है कि वॉयेजर्स हमेशा इस तरह तैरते ना रह पाए, कोई उन्हें देख ले। एक बेमिसाल कल्पना हम ये कर सकते हैं कि क्या पता कोई एलियन सिविलाइजेशन अपने बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप्स के जरिए पता लगा ले कि कोई छोटे से आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट स्पेस में उड़ रहे हैं और वो उन्हें देखने के लिए चले आए। दोनों वॉयेजर्स से एक एल्यूमिनियम केस बंधा हुआ है, जिसके बाहरी हिस्से में एक मैप है जो दिखाता है कि अलग अलग पल्सर्स से धरती को कैसे खोजा जा सकता है। हमने क्यों पल्सर्स के जरिए एलियंस को अपनी लोकेशन बताई है? ये किसी सुपरनोवा के धमाके के बाद बचे तारों के मरे हुए कोर हैं। पर हैरत की बात ये है कि पल्सर्स थोड़ी सी अलग स्पीड पर घूमते हैं। अगर आप आसमान में अलग अलग पल्सर्स के हिसाब से अपनी लोकेशन को ट्रायंगुलेट कर लें, तो ये एक तरह से गैलेक्टिक जीपीएस सिस्टम जैसा बन जाता है। आप एलियंस को बड़ी बारीकी से दिखा सकते हैं कि हम कहाँ हैं। हर केस के अंदर एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क रखी है। मुझे लगता है कि इंसानियत का एक करिश्माई हिस्सा है जिसे हम एलियंस के लिए स्पेस में भेजा है। ऐसे एलियंस को जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं। एक तरह से हमने उन्हें विनाइल रिकॉर्ड्स भेजा जी है। हाँ, वो गोल्डन डिस्क है, सच में डिस्क है। इनमें रिकॉर्ड की तरह धारियां भी हैं। इन्हें बजाया जा सकता है, इन पर नाचा जा सकता है। ये हमारी स्पीशीज का साउंड ट्रैक है। इन रिकॉर्ड्स में बीथोवन, ब्लाइंड विली नेल्सन और चक बेरी के ट्रैक हैं। लहरों की आवाजें हैं, बिजली की आवाज, पक्षियों का चहकना और इंसान के दिल की धड़कन। तो क्या कभी एलियंस को ये रिकॉर्ड्स मिल पाएंगे और वो इन्हें चलाएंगे? गोल्डन रिकॉर्ड का आइडिया बेमिसाल है। खास तौर पर इससे जनता में एक तरह का जोश और रोमांच आता है। क्या कभी कोई इसे खोज पाएगा? स्पेस का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक नन्हा ठंडा स्पेसक्राफ्ट, इसे खोजना काफी मुश्किल होगा। कोई स्पीशीज जिसके पास इन्हें खोजने की काबिलियत होगी तो मुमकिन है कि वो धरती को भी खोज लेगी। पर वॉयेजर्स तो धरती के खत्म होने के बाद भी कायम रहेंगे। ये मुमकिन है कि आज से लाखों या अरबों सालों बाद जब ये धरती खत्म हो चुकी होगी तब इन्हें ढूंढ लिया जाएगा। तब तक इंसानों का सफाया हो चुका होगा। ये भी मुमकिन है कि बहुत आगे चलकर जब हम स्टार्स तक जा पाएंगे तब शायद ये हमें ही मिल जाए। ये खोज लिए जाएंगे या अकेले ही तैरते रहेंगे, पर इन वॉयेजर प्रोब्स ने एक सभ्यता को प्रेरणा दी है और वो है हम। ये वॉयेजर कितना प्यारा नाम है। ये वाकई कमाल कर रहे हैं। ये आउटर सोलर सिस्टम और उसके पार वॉयज कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि खोजबीन की हमारी तमन्ना कभी खत्म नहीं होगी। इन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के अनगिनत करिश्मे दिखाए हैं। ये दिखाया है कि उनके परे क्या है। हम इंसान शिप्स बना सकते हैं, ऐसे शिप्स जो न सिर्फ धरती के समंदर में सफर करें बल्कि हमारी सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर भी जाएं और नई दुनियाओं की खोज करें। ये अब तक का सबसे महान स्पेस मिशन है। वॉयेजर की विरासत ये है कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारी याद है, ये इंसानियत की निशानी है जो अब स्टार्स के बीचों बीच तैर रही है। अगर ये यूनिवर्स के खत्म होने तक बचे रह जाएं, जब आखिरी स्टार्स मध्यम पड़ रहे हो, जब सब कुछ काला हो रहा हो, ये इंसानियत का आखिरी बयान बन जाएंगे कि कभी हम यहाँ मौजूद थे।